नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र होगा। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तारीखों का ऐलान किया है। उत्तराखंड में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा बजट सत्र और प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया है। देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र का आयोजन होगा। वित्त मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया है। बजट सत्र की तारीखों का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। देहरादून स्थित विधानसभा भवन, जहां पर बजट सत्र आयोजित किया जाएगा और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो इस बार देहरादून स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा और देखिए 6 दिनों तक ये बजट सत्र चलने वाला है। 18 से 24 तक बजट सत्र और तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देखिए बजट सत्र का ऐलान किया गया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तारीखों का ऐलान किया है। देखिए, हमारे यहाँ बजट सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे और ये सत्र बजट सत्र होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड में 4 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। यहां पर आईएएस पन्नालाल शुक्ला अपर सचिव पंचायती राज बनाए गए हैं। 4 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, आईएएस पन्नालाल शुक्ला अपर सचिव पंचायती राज उनको बनाया गया है। रीना जोशी आईएएस अपर सचिव परिवहन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आईएएस युगल किशोर पंत को महानिदेशक संस्कृति का प्रभार दिया गया है और आईएएस उमेश नारायण पांडे निदेशक USAATA का इनको जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बैठक ली है। 10 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और इसी को लेकर बैठक ली गई है। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू होगी और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोलेंगे। तमाम जानकारियां आयुक्त की तरफ से दी गई हैं। 26 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। जो हमारी वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा है, उसमें अभी बद्रीनाथ जी के कपाट के खुलने की तिथि 4 मई निर्धारित हो गई है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितगण आए थे। उनका कहना है कि ये तिथियां क्रमशः हमारी अक्षय तृतीया को और शिवरात्रि के दिन स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन से कपाट कब खुलेंगे, लेकिन अनुमानतः 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे सारे कपाट खुल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की जमानत पर फैसला टल गया है। बड़ी खबर यह हरिद्वार से सामने आ रही है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की जमानत पर फैसला टल गया है। कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होगी। आज पूर्व विधायक के वकील ने कोर्ट में अपील की और जमानत याचिका के साथ 307 हटाने की भी अपील की गई है। विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। तो फिलहाल देखिए, जमानत पर फैसला टल गया है और धारा 307 हटाने की अपील भी की गई है। विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। संजय पुंडीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या याचिका लगाई गई थी न्यायालय में और इसके बाद अभी क्या जानकारी सामने आ रही है मामले को लेकर?
देखिए, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का जो प्रकरण है उसमें लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज पूर्व विधायक के वकील के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जिसमें जमानत के साथ साथ उन पर जो गंभीर धारा लगी यानी 307 जो धारा लगी है उसको भी हटाने की अपील की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये टल गई है और गुरुवार को अब अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जो समर्थक है उनके वो भी लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब पूर्व विधायक प्रणव सिंह की चैंपियन होगी और वो बाहर होंगे। जी बिल्कुल, मामले की अब सुनवाई कब होगी संजय, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जिस तरह से आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, हालांकि आज वकील के साथ साथ जो इसमें आयु थे उनको भी एक फटकार लगी है, लेकिन अब इसमें जो अगली सुनवाई है वो गुरुवार का समय रखा गया है, उस पर सभी की नजरें टिकी, आखिर फैसला किसके हक में आएगा। जी बिल्कुल, और देखिए गंभीर धारा भी संजय अगर देखा जाए तो लगाई गई थी, धारा 307 और जमानत याचिका के साथ साथ धारा 307 हटाने की भी अपील इस याचिका में की गई है। तो ऐसे में अभी क्या वकील की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, क्योंकि काफी गंभीर ये धारा जो है वो लगाई गई है, बताया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से 26 जनवरी को ये पूरा प्रकरण हुआ था उसमें साफ देखा गया था जो पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके द्वारा वर्तमान विधायक के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग किए गए हैं, किसी की जान भी जा सकती थी। यही वजह है कि पुलिस के द्वारा एक्शन लेते हुए इसमें गंभीर धारा यानी हत्या का प्रयास जैसी धाराएं लगाई गई थी और आज इस तरह से सुनवाई हुई है। हालांकि किन्हीं कारणों से टल गई है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि जो गंभीर धारा है क्या वो हट पाएगी या नहीं हट पाएगी, इस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका जानकारी अपडेट के लिए। तो पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की जमानत पर फैसला टल गया है और कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए, जमानत के साथ साथ धारा 307 हटाने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, निकाय चुनाव के बाद अब सहकारिता चुनाव की तैयारी है। प्रबंध समितियों के चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 25 फरवरी की समितियों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और 39 समितियों में देखिए डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान होगा। तो निकाय चुनाव के बाद अब सहकारिता चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। प्रबंध समितियों के चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 39 समितियां ऐसी हैं जिसमें डायरेक्टर पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान होगा। सभी पदों के लिए परिणामों की घोषणा भी उसी दिन होगी। 25 फरवरी को सभापति उपसभापति पदों पर मतदान होगा और 25 फरवरी को ही पदों पर परिणामों की भी घोषणा कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवाल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया और ISI मार्च उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने, हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए शपथ दिलाई गई। सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर देहरादून से है जहां प्रदेश में राष्ट्रीय खेल जारी है और ऐसे में इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया। वहीं अब 14 फरवरी को इसका समापन देश के गृह मंत्री करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है और गृह मंत्री राष्ट्रीय खेलों का समापन करेंगे। जानकारी देते हुए कहा कि मैं उन्हें निमंत्रित कराया हूं और उन्होंने हामी भी भर दी है। समापन समारोह में उनके हाथों से इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और हल्द्वानी में जो समापन समारोह होगा उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने दिल्ली मुद्दों पर बयान दिया है। मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई है। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे आसपास घूम रहे हैं, डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ। खबर देहरादून से है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय और कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तरकाशी के किसानों को सेब की फसल का मुआवजा जल्दी देने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि मंत्री ने देरी की वजह से जांच के निर्देश भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी एम केशर को सभी तैयारियां समय पर पूरी करवाने के निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में आज देखिए गुर्जर समाज ने ऐलान किया है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में, और महापंचायत का ऐलान किया गया था। गुर्जर समाज ने बाद में इस पंचायत को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। सभी बॉर्डर पर पुलिस की ओर से भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। दो तीन दिन पहले जो पंचायत का ये ऐलान हुआ था, यद्यपि पंचायत 2 दिन पहले कॉल ऑफ भी हो गई है, लेकिन हमारा पुराना अनुभव थोड़ा कड़वा रहा, तो इस हिसाब से हमने अपनी सारी ड्यूटियों को अलर्ट मोड में रखा है। क्योंकि जनपद में और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित न हो, इसलिए सारी पुलिस अलर्ट मोड में है। भीड़ के तौर पर मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को समझा और अपनी जो महापंचायत थी उसको कॉल ऑफ किया और बातचीत के मंच पे आके प्रॉपर चीज़ें आगे चल रही हैं। लेकिन सतर्कता के तौर पर हमारी फोर्स अभी प्रॉपर सारे बॉर्डरों पे पूरी चेकिंग व्यवस्था कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर सहकारिता चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सहकारिता चुनाव की तारीख आने पर कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए शिषपाल सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले भी सहकारिता के चुनाव सरकार ने घोषित किए थे और ऐन वक्त पर जो है सहकारिता के चुनाव टाल दिए गए थे। अब फिर से सहकारिता चुनाव की तिथियां घोषित हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की पहले से तैयारियां पूरी हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी ने सहकारिता के लिए सभी जिला प्रभारियों की घोषणा पहले ही कर दी थी। वो इस पर बारीकी नजर रखे हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को जो है पूरी रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। कोई कुरकसर सहकारिता के चुनाव में नहीं छोड़ेंगे और पहले भी सहकारिता में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और मुझे उम्मीद है इस बार सहकारिता चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जीत का परचम लहराएगी। खबर हरिद्वार से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हॉकी में उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीमें हार गई हैं। प्रतियोगिता के अगले चरण में रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। वहीं खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए खबर टिहरी से है, जहां पर टिहरी बांध की झील में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता चल रही है और इस रोइंग प्रतियोगिता में कोटी कॉलोनी में स्थित आईटीबीपी यूनिट ने अहम भूमिका अदा की है।
इस आयोजन को कराने में आईटीबीपी ने तकनीकी तौर पर भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने झील में इक्विपमेंट, बोट्स, मैन पावर सहित विभिन्न सुविधाएं देने का भी काम किया। वहीं इस पर रोइंग फेडरेशन के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन इस्माइल बेग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस जगह तो काफ़ी हाइट पे है, पहाड़ी रास्ता है, यहाँ पे टीम्स को हमको आना थोड़ा सा मुश्किल सा साबित ज़रूर हुआ है। लेकिन पहले मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आके देखा तो पानी लेवल काफ़ी ऊपर था। अभी उसके बाद 2 महीने में के अंदर कम से कम 150 फीट पानी नीचे जा चुका है। जो भी पानी बिजली पैदावार के लिए शायद कुंभ मेला के लिए जा रहा करके सुनने में आया था। लेकिन अभी उसी मुताबिक हमने कोर्स को प्लान किया। जो तकलीफ़ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जब हम शुरुआत किए थे 15 दिन पहले, हम आईटीबीपी यहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत सौभाग्य का माना जाता है। खास करके हमारे जो भी बिश साहब हैं यहाँ पे और जगबीर सिंह कोच है, हमारे साथी है, शुरू से हमारे साथ रोइंग कर चुके हैं, और उनकी पूरा टीम, उनके बदौलत हमें यहाँ तक इस मुकाबले में आपको तैयार करने में हमें काफ़ी मदद मिली। आगे बढ़ते हुए खबर रुड़की से है, जहां पर आईआईटी में बीटेक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। आईआईटी से बीटेक ये छात्रा कर रही थी, फंदे से लटकता मिला है छात्रा का शव। रुड़की आईआईटी में बीटेक की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है और फंदे से लटकता हुआ छात्रा का शव मिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतक छात्रा। देखिए, रुड़की आईआईटी में बीटेक की छात्रा जिसने खुदकुशी कर ली, फंदे से लटकता हुआ छात्रा का शव मिला। शाम को सूचना आई थी कि आईआईटी में एक छात्रा के द्वारा आत्महत्या की गई है। इस पर पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया और फॉरेंसिक टीम, हमारी मौके पर जो मोबाइल फॉरेंसिक टीम है वो भी पहुंची थी। उसके द्वारा समस्त साक्ष्यों को एकत्र कर लिया गया है तथा इसमें अभी बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है और परिजनों का आने का इंतजार किया जा रहा है। उनको सूचित कर दिया गया है, जैसे ही वो आते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की से संवाददाता जीशान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीशान, ये खुदकुशी की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरा मामला रुड़की आईआईटी का है, जहां पर एक बीटेक की जो छात्रा थी उसने देर रात्रि सुसाइड की यहाँ पर कर लिया। मैं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस जो युवती थी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। नहीं बताया गया कि युवती मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, जो रुड़की आईआईटी में बीटेक की छात्रा थी। वही आईआईटी ने भी अब अपना जो है प्रेस नोट सुसाइड के बारे में यहाँ पर जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जीशान आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर 35वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस ने बीएमडीएवी पब्लिक स्कूल खड़खड़ी के छात्र छात्राओं के साथ यातायात जागरूकता रैली निकाली और रैली सीओ ट्रैफिक राकेश रावत के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू की टीम ने स्कूल परिसर से लेकर हर की पैड़ी तक निकाली। इसमें छात्रों ने बैनर और तख्तियों के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासनगर से खबर है, सहसपुर क्षेत्र में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। देर रात सहसपुर के जंगल में पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश उस्मान उर्फ कालू ने फायरिंग की थी। पुलिस की गोली से बदमाश उस्मान घायल हो गया है। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है बदमाश, और गौ तस्करी के मामले में बदमाश उस्मान पर केस भी दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। यहां पर रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीज किया गया है। अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। रुड़की के थाना बुग्गा वाला इलाके का मामला है। खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस कार्यशाला का डीजी अभियोजन पीवीके प्रसाद ने शुभारंभ किया।
अधिकारियों को यूसीसी के प्रावधानों की इस कार्यशाला में जानकारी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में बहुत जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार होने जा रहा है। ये गार्डन आगंतुकों को तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे, जो तितलियों को आकर्षित करते हैं और उनके जीवन चक्र को पोषित करने में मदद करेंगे। खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में निकाय चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निकाय चुनाव में मिली हार के लिए एक और जहां मीडिया प्रभारी ने महानगर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, दूसरी ओर उनका परंपरागत मुस्लिम वोटर भी उससे छिटक कर बीजेपी के पाले में चला गया। वो रट रहे हैं बार बार कि हमने समन्वयक बनाए, कोऑर्डिनेटर बनाए। इस तरह से पार्टी का कोई निर्देश नहीं था कि कोई कोऑर्डिनेटर बनाएगा और अलग से काम करेगा। उनको जो पार्टी स्ट्रक्चर में जो काम हो रहा था, जो निर्देश हो रहे थे, उसके अनुसार काम करना था, न कि वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने जिताया, लेकिन मेयर वाली सीट पर वहाँ बहुत पीछे हैं। तो मुस्लिम वोट ने अपने हिसाब से वोट दिया है। उन्होंने जहाँ जहाँ किस तरह से वोट दिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब बताई जा रही है। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।